प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। एक लंबे अंतराल के बाद चर्चा लेकर हम फिर आपके बीच में। चुनाव के चलते चर्चा बाधित थी। तकरीबन 3.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर हम राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए आपके बीच। आज का हमारा विषय उस संदर्भ में है जिस संदर्भ में चर्चा लंबे समय बाद शुरू हो सके। हमारी चर्चा भी बंद थी और संसद में चर्चा को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी रहती थी, पर आज संसद में भी चर्चा शुरू हो गई और हमारा चर्चा कार्यक्रम भी शुरू हो गया। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय चर्चा पर ही केंद्रित है। हमारा आज का विषय है राहुल के तीर, हिंदुत्व टू अग्निवीर। राहुल गांधी पिछले 2 दशक से भारतीय राजनीति के केंद्र में है। सत्तारूढ़ दल के खासे निशाने पर रहते हैं पिछले 10 साल से राहुल गांधी। सत्तारूढ़ दल के कई नेता तो राहुल गांधी को अपने लिए वरदान के तौर पर देखते हैं कि राहुल गांधी जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक हमारा राज बना रहेगा। लेकिन वह यह मंसूबा पाले रहे, पर राहुल गांधी शनै शनै सीढ़ियां चढ़ते चले गए और इस आम चुनाव में राहुल गांधी सत्ता पक्ष के नेता तो ना बन पाए, पर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता पाने में सफल रहे। तो विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में आज राहुल गांधी पहली बार भाषण दिए। तकरीबन 90 मिनट का उनका भाषण रहा। उनके भाषण में क्या कुछ था, इसी पर आज हम विवेचन करेंगे। पर भाषण की खास बात यह है कि उनके एक भाषण ने, 90 मिनट के भाषण ने 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट से उठने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही साथ 5 मंत्री भी उनके भाषण के दौरान आपत्ति जताते हुए नजर आए। उन आपत्ति जताने वालों में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल रहे। इसके बाद जब सत्र में उनका भाषण हो गया तो देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकारों के बीच में वक्तव्य देते नजर आए, जिसमें उन्होंने इस बात पर बड़ा दुख जाहिर किया कि राहुल गांधी के आज के भाषण ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को कम कर दिया है। पर उन्होंने भाषण क्या दिया? भाषण में जो मुद्दे उठाए वो वस्तुतः आम आदमी के जीवन से कितने जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने क्या तथ्यपरक भाषण दिए या केवल आरोप प्रत्यारोप की कीचड़ भरी राजनीति करके वह निकल गए? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में पाया है, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के आज के भाषण से खासी विचलित है। उस भाजपा के विषयों को रखने के लिए रामविलास शर्मा जी हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे भाजपा के अन्य नेता भी हमारे साथ जुड़ पाए। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे हुए हैं, संसदीय मामलों के जानकार है। राहुल गांधी कितना नियमों के तहत बोले, कितना नियमों से परे जाकर बोले, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण के दौरान बार बार नियमों का बड़ा हवाला दिया जा रहा था। तो हमने कहा कि एक नियमों का जानकार हमारे कार्यक्रम में भी बैठे और हमें बताए कि राहुल गांधी ने कितने नियमों का उल्लंघन आज कर दिया। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से करेंगे, पर उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे, 2 राहुल गांधी के और 1 देश के सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के। एक बार सुनिए। सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है।
वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर को अलाउ पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी यहीं से शुरू करते हैं। देखो कैसे स्थितियां हैं ना, आपके नेता के ज्ञान पर फिर से सवाल खड़े हो गए और अश्विनी वैष्णव जी हैं, कितनी मासूमियत के साथ में सवाल कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को इस देश की संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्यों अपना नेता बना लेते हो भाई आप लोग, जिसको इस देश की सभ्यता की जानकारी नहीं, इस देश की संस्कृति की जानकारी नहीं, धर्म के संदर्भ में जानकारी नहीं। कितना कष्ट होता है, आप देख नहीं रहे कितना दुखी है। इतना दुख क्यों देते हैं आप लोग? आपने म्यूट कर रखा है पूजा जी। पहली बात तो हिमांशु जी, जो राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म नहीं है और आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, इनका कॉपीराइट नहीं है, किसी के बपौती नहीं है हिंदू धर्म की। इसी बात से मैं शुरुआत करूंगी। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा राजा से कहता है कि राजा तो नंगा है, जब हर कोई राजा के कपड़ों की, इनविजिबल क्लोक की तारीफ करता है, ना दिखाई देने वाले कपड़ों की। तो आज राहुल गांधी ने वही किया, चाहे अग्निवीर हो, चाहे नीट स्कैम हो, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, चाहे माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो, और चाहे हिंदुत्व का ढोंग रचकर इन्होंने जो अपनी राजनीति चमकाई है, जिसका तो खैर इन्होंने अयोध्या में इन्हें जवाब एक बार मिल ही चुका है। इसको लेकर इन्होंने जो जिस तरीके से अटैक किया है, और उन्होंने अपनी बात शुरू की थी महादेव की अभय मुद्रा से, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन पर से कैमरा हट जाता है, उनका माइक बंद हो जाता है। उससे मैं कह रही हूं कि अभय मुद्रा, उन्होंने गुरु नानक जी की बात की, उन्होंने बाकी धर्म ग्रंथों की बात की, और यह कहकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को खुलेआम चुनौती दे दी है अपने पहले नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कि राजा तो नंगा है। और ये राजा की हड़बड़ाहट है, ये नरेंद्र मोदी जी की हड़बड़ाहट है, नरेंद्र मोदी जी की घबराहट है कि उन्हें बीच वक्तव्य में, अब वो एरा खत्म हो चुका है, मोदी मोदी एक अकेला सब पर भारी, और जो 56 इंच की बात करते थे, जो खड़े होते थे पूरा सदन मोदी मोदी से गूंज उठता है। आज मोदी जी को 2 बार खड़ा होना पड़ा, राजनाथ जी को 3 बार खड़ा होना पड़ा, अमित शाह 2 बार खड़े होकर 1 बार तो संरक्षण मांग रहे थे स्पीकर से, शिवराज जी खड़े हो गए, भूपेंद्र यादव खड़े हो गए, और सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर होके एक फेक क्लिप वीडियो चला रही है। उन्होंने यही कहा कि ये जो अपने को हिंदू कहते हैं, तो ये जो अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदुत्व या कहीं नफरत की जगह है, न कहीं हिंसा की जगह है, न कहीं झूठ की और फरेब की और मक्कारी की जगह है। और आज इन्होंने इनको जिस तरीके से आईना दिखाया है, मुझे लगता है ये कई दिनों तक भाजपा को परेशान करेगा। और सबसे बड़ी बात, ना भाजपा के पास अब वो नंबर भी नहीं है कि आप 150 सांसदों को निलंबित कर दें और जो मन मर्जी करें। अब इन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। 24 लाख बच्चे पिछले 28 दिनों से सड़क पर है, सारे देश के सारे नीट एस्पिरेंट सड़क पर है, पर उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जब हम नीट पे रेजोल्यूशन लाने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाए कि सदन उनके साथ खड़ा है, तो कहते हैं कि आप सदन की गरिमा के अनुसार सवाल नहीं कर रहे हैं। तो हर हो, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, अश्विनी वैष्णव जी तो खैर एक आध रील ही बना देते, राहुल जी की बात को वो करने का, वो रील बनाने में बड़े मास्टर हैं, किसी बाइक के पीछे बैठते हैं, कहीं कुछ, ये पूरा प्रोपेगेंडा होता है कि वो 36 घंटे से काम कर रहे हैं, पर वो रिजाइन नहीं देते। चाहे बालासोर में 700 लोगों की डेथ हो, चाहे भाई हाल ही की ट्रेन दुर्घटना पर वो रिजाइन नहीं देते। और ये लोग आज आकर सनातन पे, हिंदू धर्म पे, दुनिया जहान पे जो भाषण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं पर ही, जो कहते हैं ना, तीर इनका निशाने पर लगा है। जो राहुल गांधी की बात है, ये जो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, तो ये मुझे आपका मानना है कि राहुल गांधी का तीर निशाने पर लगा है, पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि क्या तीर निशाने पर लगा है। खुलेआम झूठ बोलते रहे राहुल गांधी, तथ्यों से परे जाकर बात करते रहे राहुल गांधी, और कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे राहुल गांधी। संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी करें तो फिर मैं रामविलास शर्मा जी के पास चलूं। तो राहुल गांधी ने क्या बात झूठ कही? इनका तो काम है कि इन्होंने हिंदुत्व और सनातन पे बातों को ट्विस्ट करके उसको वापस से कर दिया है। फिर वही बात कि हिंदुत्व का ठेका तो इन्होंने लेकर नहीं रखा है, हिंदुत्व पे कॉपीराइट तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस का है नहीं। तो इन्होंने कौन सी तथ्य, अगर आज वो नीट के बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी तथ्यपरक बात नहीं की?
आज वो देश के अल्पसंख्यक समुदायों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर वो इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो कौन सी तथ्यपरक बात नहीं की। उन्होंने तो स्पीकर से सीधे सीधे कहा कि आप अभी मुझ पर से कैमरा हट जाएगा। आज वो जब स्पीकर से ये कहते हैं कि आप खड़े होकर तान कर मेरा हाथ मिलाते हैं और आप नरेंद्र मोदी जी के सामने ऐसे झुक जाते हैं, तो कौन सी तथ्यपरक बात नहीं की। वीडियो तो हम सबके सामने है। तो आपका मानना है कि राहुल गांधी से सीखना चाहिए ओम बिरला जी को कि किसी को नमस्ते कैसे की जाती है, किसी को प्रणाम कैसे किया जाता है, किसी का सम्मान कैसे किया जाता है। उन्हें किसी के सामने से झुकना नहीं चाहिए। ये क्योंकि वो सदन की गरिमा का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव करते हैं एज अ स्पीकर, वो किसी पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, ये कहना है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का है। पर रामविलास शर्मा जी, आपसे पूछने के लिए मेरे पास कुछ और सवाल है। आज बहुत परेशान हो गई भाजपा भाई, क्या कर दिया राहुल गांधी ने ऐसा? लोग अपनी सीट बार बार छोड़ दे रहे थे, सवाल उठाते थे तो इंतजार भी नहीं किए। कल सदन के नेता को बोलने का मौका मिलने वाला था, आज ही हर जवाब देने के लिए क्यों इतना कूदे आपके पार्टी के नेता? क्या कहते हैं रामविलास शर्मा जी? बहुत कम आका था राहुल गांधी को। बेटी जी, बहन पूजा त्रिपाठी का वो नया कांग्रेस 99 के चक्कर में है और राहुल गांधी 90 मिनट बोले और इस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर हिंदुस्तान की जनता ने भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है और बहुत से लोगों को देखा है जी। और आज हिंदुस्तान के वो लोग राहुल गांधी का नाटक नौटंकी देख करके और आज पूरा देश, ये देश नाटक नौटंकी को द्विवेदी जी पसंद नहीं करता है। रामविलास जी, थोड़ा तथ्य पर आते हैं अपन। ये राहुल गांधी के लिए तो आपने लोगों ने बोल दिया कि उन्होंने तथ्य नहीं बोला, सत्य नहीं बोला, पर मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ने गलत क्या बोला? ये अग्निवीर योजना को लेकर जब राहुल गांधी बोले तो राजनाथ सिंह आपत्ति में खड़े हुए कि गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बोला क्या? राहुल गांधी ने यह कहा है कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आपसे जानना ही चाहता है, हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है अग्निवीर। बड़ी संख्या में हरियाणा फौज में भेजता है अपने जवानों को। रामविलास शर्मा जी बताएं, यह अग्निवीर कितनी कमाल की योजना है और हरियाणा का युवा इस अग्निवीर से कितना लाभान्वित हो रहा है, कितना उत्साहित है? द्विवेदी जी, जहां तक हरियाणा पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 2% है जी, और भारत की सेना में हरियाणा का जो हिस्सा है 10% है। बस टाइम मैं जिस इलाके विधायक होता हूँ और हमने सभा जीती है भिवाड़ी महेंद्रगढ़, वहां उस इलाके शैतान सिंह के नेतृत्व में 119 हमारी शहादतें हुई चुसूल में। फिर कारगिल में 99 में। देखो रामविलास जी, अब आपके पास तथ्य नहीं है तो आप मुझे इतिहास बढ़ाने लगे। मैं वर्तमान पे बात कर रहा हूं। मेरा सवाल है आपसे स्पष्ट, अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा का युवा क्या सोचता है? क्या राहुल गांधी अगर यह बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया, अगर सीमा पर जवान शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है, पर अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और शहीद के तहत सुविधाएं नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह ये तो बोले कि अगर अग्निवीर का वहां पे शहीद होता है, मारा जाता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। पर क्या जो शहीद को सारी सहूलियतें इस देश की व्यवस्था में प्रावधान की गई हैं, वो सारी सहूलियत अग्निवीर को मिलेगी? क्या अग्निवीर के परिवार को शहीद का परिवार का दर्जा मिलेगा? ये सवाल है। रामविलास शर्मा जी आधिकारिक रूप से ये कहने की स्थिति में है कि हाँ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और द्विवेदी जी, ये जो हर सैनिक को में लपेट करके और तोपों की सलामी के साथ उसका सम्मान से संस्कार करने की परंपरा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के बाद डाली थी। और अग्निवीर जो योजना है उसमें अभी रक्षा मंत्री ने भारत की संसद में बताया कि 1,56,00,000 रुपया जिस बात की
नेता प्रतिपक्ष जिक्र कर रहे थे, मैं ये बात आपको गांधी ने अग्निवीर पर, अयोध्या में राम मंदिर पर और भगवान शंकर की अभय मुद्रा और गुरु नानक देव बाबा की अभय मुद्रा, एक उन्होंने हिंदू के प्रति जो बात कही, हिंदू इस दुनिया में सबसे बड़ा समाज है। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर गर्व से कहता है ऋषि सुनक मैं हिंदू हूँ, मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं हिंदू हूँ, इंडोनेशिया में डॉक्टर सुकार्नो ने कहा था कि ड्यू टू सम हिस्टोरिकल प्रेशर्स वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन बट नॉट अवर एंसेस्टर्स। इतने बड़े समाज को भगवान शंकर का मैं कावड़िया भक्त हूँ और एक पोस्टर एक कागज का है, वो कभी मोदा कर रहे हैं कभी उसका कर रहे हैं। हम कावड़ लेके आते हैं, कावड़ को कोई दूसरा हाथ भी लगा दे तो बहुत बात होती है। तो मतलब आप इसीलिए परेशान हो गए कि आज कि शिव जी को तो हम ही लोग स्पर्श करेंगे, शिव जी की फोटो हम ही दिखाएंगे, ये राहुल गांधी ने शिव जी का फोटो क्यों दिखा दिया, इसलिए परेशान हो गए क्या आप? ये बेबी जी ये नहीं है, वो हर श्रद्धा का व्यंग उड़ाते हैं, इसमें कौन सी मानता है? अरे इसमें कौन सा व्यंग था, वो तो शिव जी के महिमा का ही बखान कर रहे थे। शिव जी की मुद्रा के संदर्भ में बता रहे थे कि शिव जी का होना एक मानव जाति को निश्चिंतता प्रदान करता है। इसमें गलत क्या कह दिया? आप तो शिव भक्त हो, थोड़ा बताओ ना, ये शिव जी की मौजूदगी डराती है क्या जी? ये जो बात है, राहुल गांधी महाराष्ट्र में यात्रा में सावरकर को गाली देते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर के जिस अंग्रेज को भगाने में 1,36,000 कुर्बानियां हुई हो और वह कैम्ब्रिज रामविलास जी सब पर बोलेंगे, पर हम जो पूछेंगे उस पर बिल्कुल ना बोलेंगे। रामविलास जी थोड़ा और विचार कीजिएगा हमारे सवालों के संदर्भ में, पर हम देवेंद्र वर्मा जी के पास चलना चाहते हैं और देवेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं, आज सत्तारूढ़ पक्ष बहुत नाराज रहा देवेंद्र वर्मा जी, उसकी नाराजगी इस बात को लेकर रही कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का नाजायज लाभ उठा रहे हैं, नियमों से परे जाकर बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। आपसे जानना ही चाहते हैं कि आज राहुल गांधी ने नियमों के विपरीत क्या क्या किया, थोड़ा आप इसमें रोशनी दीजिए ना। आप तो तटस्थ व्यक्ति हैं, आप हमको बता सकते हैं और आपके माध्यम से हम देश को बता सकते हैं कि देखो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे, जानते नहीं नियम कायदे कानून को, थोड़ा बताइए ना। नहीं देखिए, आज राहुल गांधी का ये पहला भाषण था एज लीडर ऑफ अपोजिशन, और उनके भाषण के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों ने, इवन प्राइम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, सबने ये प्रश्न उठाया कि वो उसके विषय वस्तु पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि अलग बोल रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं मेरे मत में कि एक्चुअली राजीव गांधी का ये पॉलिटिकल भाषण था, ये कोई पार्लियामेंट्री भाषण नहीं था जी। और भाषण जब कोई व्यक्ति करता है तो उसमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नियम के अनुरूप कर रहे हैं या सारे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में नहीं रहता। उसे तो अपना पॉलिटिकल गेन प्राप्त करना है और पॉलिटिकल गेन प्राप्त करने के लिए वो अपना भाषण में जो कुछ भी वो कहना चाहता है वो कहता है। और आज सभा में, आज लोकसभा में उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल भाषण दिया। मैं कहूंगा कि वो संसदीय भाषण नहीं था बल्कि पॉलिटिकल भाषण था, जो पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने जो जिन इशू को उठाया उन्हीं इशू को उन्होंने। देवेंद्र जी आपकी टिप्पणी बहुत बड़ी है, बड़ी सहजता से आपने बोल तो दिया है पर टिप्पणी बहुत बड़ी है। आप कह रहे हैं कि ये संसदीय भाषण नहीं है, ये राजनीतिक भाषण है। तो जब आप जैसा विद्वान हमारे साथ में है तो थोड़ा इस फर्क को पहले रेखांकित कीजिए कि ये संसदीय भाषण क्या होता है और राजनीतिक भाषण क्या होता है। होता है जिसमें सभी नियमों का पालन करते हुए जो विषय वस्तु रखी गई हो सदन के समक्ष, उस विषय वस्तु के ऊपर जब बोला जाए तब वो संसदीय भाषण होता है। और यदि उस विषय वस्तु से हटकर इधर उधर की सारी बातों को उसमें समेटते हुए और चाहे वो सत्य हो या असत्य हो या उसकी कोई पुष्टि करता हो या ना करता हो, जब वो बोला जाए तब वो पॉलिटिकल भाषण होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी किन विषयों पर बोले। राहुल गांधी ने नीट के विषय पर बोला, राहुल गांधी ने किसान कानूनों के संदर्भ में बोला,
राहुल गांधी ने महंगाई के संदर्भ में बोला, राहुल गांधी ने अग्निवीर के संदर्भ में बोला, राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमान के द्वेष के संदर्भ में बोला। इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जिस पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो विषय वस्तु का हिस्सा नहीं है? थोड़ा इसके संदर्भ में बताएं ना देवेश जी। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियां या उन्होंने जो कुछ काम किया है उसके बारे में, या भविष्य में जो काम करने वाले हैं उसके बारे में, या उसकी उपलब्धियों के बारे में, या उसका उद्देश्य के बारे में, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहती है। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी के भाषण में केवल वही सारे विषय थे जो उनके चुनाव के दौरान के थे, चाहे वो नीट का हो। नीट का मामला ऐसा है कि नीट के ऊपर ऑलरेडी ये हो चुका है कि इसके बाद में सदन उसमें चर्चा कराएगा, और चर्चा कराने के समय उस समय पूरा पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए नीट का विषय उठाना और फिर पूरा आरंभ ही नहीं, मैं लेकिन रोकना चाहूंगा देवेश वर्मा जी, माफी चाहता हूं, मैं बार बार हस्तक्षेप कर रहा हूं आपके वक्तव्य में, पर सत्तारूढ़ दल ने तो यही बोला था कि नीट के विषय पर राष्ट्रपति जी ने टिप्पणी की है, तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस समय पर नीट पर बोला जा सकता है। यह दलील तो पिछले 3 दिन से देश के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही थी कि नीट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, इसलिए यह विषय आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। अब देवेश वर्मा जी हमको यह कह रहे हैं कि नीट पर इन्हें बोलना नहीं चाहिए, तो दोनों में से कौन नियमों का उल्लंघन किया? सत्तारूढ़ दल जो पहले परामर्श दे रहा था वो गलत था, या राहुल गांधी ने आज जो बोल दिया वो गलत है? नीट के ऊपर 2 दिन से सभा नहीं चल रही थी। आज भी जब सत्र आरंभ हुआ तब नीट के विषय के ऊपर स्थगित करना पड़ा, और यह आश्वासन स्पीकर ने भी दिया और सत्ता पक्ष ने भी दिया कि नीट के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, और इसलिए केवल नीट का तो उल्लेख उन्होंने इसलिए किया कि वो किसी प्रकार से सत्ता पक्ष को अपने घेरे में लेना चाहते थे। 34 लाख स्टूडेंट सड़क के ऊपर हैं। अब ये 34 लाख स्टूडेंट सड़क के ऊपर है, ये कहां से उनको ये जानकारी आई? क्योंकि ये सारे जो फैक्चुअल है जिसका जवाब चर्चा में देना चाहिए था वो उन्होंने किया। और मैं एक बात और कहूंगा, उन्होंने अपना आरंभ ही धर्म के आधार पर किया। मैं आज जब से सभा में चर्चा आरंभ हुई, मैंने पूरी चर्चा उनकी और उसके बाद में महुआ की ये पूरी चर्चा मैंने सुनी। उन्होंने सबसे आरंभ ही सबसे पहले शंकर जी के फोटो के साथ में कर दिया कि मैं आज ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो दिखाना जब नियमों में है कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, हालांकि अब जब क्योंकि ये पॉलिटिकल भाषण था इसलिए उन्होंने उसका आरंभ ही नियमों के का उल्लंघन करते हुए आरंभ किया, और स्पीकर के ध्यान दिलाने के बावजूद भी अच्छा फिर उन्होंने कोई भी बातें बहुत अपने स्वयं की जानकारी के आधार पर नहीं करी। यदि आपने ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे नीट के कुछ स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मुझे एक मणिपुर की एक महिला मिली थी उसने मुझे ऐसा बताया, मेरे को एक किसान मिला था उसने मुझे ऐसा बताया। तो वो केवल जैसे कहानी किस्से सुनाते हैं, ऐसे कहानी किस्सों के रूप में उन्होंने अपने भाषण को पूरा तब्दील किया, और जब कहानी किस्सों के रूप में तब्दील किया तो निश्चित तौर पर वो संसदीय भाषण तो नहीं हो सकता। यदि वो अपनी जानकारी के आधार के ऊपर या कुछ दूसरी, उन्होंने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। एक भाषण की कला होती है कि मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप चोर हो, मैं लोग बाग ऐसा कह रहे हैं कि आप चोर हो। ये जो कला भाषण की है, ये उन्होंने उस कला के अंतर्गत ये पूरा भाषण दिया, और इसमें कहीं कोई संसदीय भाषण नहीं था। ये निश्चित तौर पर पूरा पॉलिटिकल भाषण था जिसमें केवल लोक लुभावन शब्दावली, नियमों के विपरीत अपनी चीजों को रखना, और उसके बाद में भी आसंदी के निर्देशों को नहीं मानना। फिर उन्होंने गुरु नानक का भी दिया। और अब आपको तो पता होगा त्रिशूल की जो उन्होंने व्याख्या की है वो पूरी गलत व्याख्या की है त्रिशूल की। त्रिशूल की व्याख्या के लिए तो एक इसमें आप एक धर्म संसद का आयोजन करिए कि त्रिशूल की व्याख्या क्या होगी। शंकर जी के त्रिशूल की व्याख्या पूरी गलत व्याख्या की है उन्होंने। यदि समय होगा तो मैं आपको त्रिशूल की व्याख्या बता सकता हूँ, आज तो नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो हर चीज की ही अलग अलग मीमांसाएं हैं देवेंद्र जी। तो ये राहुल गांधी की व्याख्या है। इस देश में तो इस बात की बड़ी स्वतंत्रता और स्वायत्ता रही है। अब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम दोनों विचारों को इस देश में अंगीकृत किया गया है। साकार निराकार दोनों रूप में इस देश में देखा गया है ईश्वर को, तो वो अलग विषय है। मेरा जो आपसे आखिरी बिंदु पर एक टिप्पणी चाहिए, राहुल गांधी इस बात से भी बड़े दुखी थे कि ओम बिरला ने मुझसे हाथ अलग तरीके से मिलाया और नरेंद्र मोदी जी से अलग तरीके से मिलाया। अब आप तो इतनी विधानसभाओं में बैठे, इतने मुख्यमंत्रियों को विधानसभा अध्यक्ष से हाथ मिलाते देखे,
इतना नेता प्रतिपक्ष से नमस्कार चमत्कार करते हुए देखे। थोड़ा आप बताओ, राहुल गांधी का इशारा क्या था, राहुल गांधी की टिप्पणी के मायने क्या थे? राहुल गांधी की टिप्पणी के मायने केवल जो थे, वो स्पीकर को एक्चुअली शुरू से ही अपने एक मॉरली डाउन करना चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हुए। ये वो अभी से स्पीकर के ऊपर उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर ऐसा एक आरोप लगा दिया, ऐसा एक इसे आप इनडायरेक्ट कहेंगे या डायरेक्ट कहेंगे देवेश जी? ऐसा तो नहीं कहा, थोड़ा लिहाज करके राहुल गांधी के का डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका जो आशय था वो यही था कि आप मेरे सामने तो आप ऐसा नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने आप पूरे झुक गए। और फिर इसके ऊपर भी मैं तो ये कहूंगा, आज निश्चित तौर पर राजीव गांधी का दिन ही था शायद। स्पीकर भी उनके सामने सफाई देने की क्या आवश्यकता थी कि हमारा तो संस्कार ऐसा है। कोई मतलब कई बार जब आवश्यक नहीं हो तो कम बोलना चाहिए। अब उसने कह दिया था तो कह दिया था स्पीकर। तो कुल मिला के देवेंद्र वर्मा जी ने आखिरी में एक टिप्पणी कर दी। आज का दिन राहुल गांधी का था। पूजा त्रिपाठी जी, अभी भी आप हस्तक्षेप करना चाहोगी या आप चाहोगे अब तो राजकुमार जी से बात कर लो आप? देखिए, इस बात पे तो मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक रखती हूँ कि आज का दिन राहुल गांधी का था। पर देवेंद्र जी की कुछ बातों से मैं अग्री नहीं करती। एक पॉलिटिशियन, एक नेता, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना पहला भाषण दे रहा है तो वो सरकार की खूबियां नहीं गिनाएगा, वो उसका भाषण पॉलिटिकल होगा। सदन पॉलिटिक्स के लिए ही है। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जवाब देने की बात आई तो स्पीकर ने कहा था आप नीट के मुद्दे को, आप मणिपुर के मुद्दे को, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के उसमें उठाइएगा, आप उसमें उठाइएगा। तो राहुल गांधी ने वही किया। राहुल गांधी ने भले राष्ट्रपति ने मणिपुर का नाम नहीं लिया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात की, पर उन्होंने उनका इशारा मणिपुर ही था कि पिछले 1 साल से चल रहा है। तो राहुल गांधी ने वही किया, नीट के मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को, अग्निवीर के मुद्दे को, सरकारी नीतियां और सरकार में जो बयानबाजी चल रही है, अच्छे दिनों के नाम पे जो झूठ और फरेब चल रहा है, उसी का पर्दाफाश किया। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के भाषण में कहीं पे 10 से 9 भी था। तो आज उनका दिन था, वो तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये मुग्ध है अपने नेता पर, बोला दिन था आज उनका। हालांकि चिंता मत करिए, आज के बाद कल भी आता है, कल नरेंद्र मोदी का भाषण होना है पूजा जी, हम फिर बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। राजकुमार जी, आपसे सवाल मेरा दूसरा है। जो पिछले 5 साल थे सदन के, उसमें चर्चा को लेकर देश तरस गया, चर्चा कभी होती दिखी नहीं। आज जो शुरुआत हुई है, इसके संदर्भ में बतौर पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, भविष्य को लेकर आप कितने आशान्वित हुए? क्या आप मानते हैं कि अब सदन चर्चा का स्थान के रूप में जाना जाएगा? सदन वाकई अपनी पुरानी मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद आज जागी है, जिन विषयों के लिए वस्तुतः इस सदन की परिकल्पना की गई थी। क्या कहते हैं राजकुमार जी? हिमांशु जी, आपने 5 साल के, मैं उस समय को 10 साल कर देता हूँ जी। पिछले 10 साल यानी 16वीं और 17वीं लोकसभा में जिस तरह की चर्चाएं हुई, जिस तरह का चर्चा का माहौल था, हम सब ने देखा। लगभग एक तरफा था। और थोड़ा राजनीतिक भाषा में कहें तो 10 साल तक सत्ता पक्ष विपक्ष को लेके चिढ़ा हुआ नजर आया। एक अजीब सी चिढ़ का शिकार नजर आया, जैसे सब विपक्ष कमजोर तो हुआ, लेकिन हमें उसकी भी परवाह नहीं है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में हम देखते हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष की उसी चिढ़ को और बढ़ाते हुए दिख रहा है। और ये सच है कि आज राहुल गांधी का पूरा भाषण एलओपी के तौर पर उनका पहला भाषण था, सत्ता पक्ष को चिढ़ाने वाला, उनको जिन जिन चीजों से, जिन जिन मुद्दों से तकलीफ हो सकती थी उन पर पिन पॉइंट करने वाला था। और मुझे जो हैरानी हुई, जो मुझे लगता है भाजपा के राजनीतिक जो चरित्र है, राजनीतिक की जो शैली है, उससे मेल नहीं खाता कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने आपकी कमजोर नस को या आपकी कमजोर नसों को एक एक करके दबाया तो आप उत्तेजित क्यों हुए? मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसके शिकार हो गए। जैसे पिछले 10 साल तक अपोजिशन आपकी स्ट्रेटेजी का शिकार होता रहा। राहुल गांधी के बारे में भी देवेंद्र वर्मा जी ने भी कहा, इसमें दो राय नहीं कि आज का दिन उनका दिन था। जी।
पहली बार राहुल गांधी इतने प्रभावी तौर पर, हालांकि छोटे छोटे सेंटेंस थे, हिंदी अंग्रेजी मिक्स बोलते रहे, लेकिन अपने एजेंडा को, जो सर देवेंद्र वर्मा जी ने कहा, ये जो पॉलिटिकल एजेंडा हमने देखा चुनावों के दौरान, ये उसी का एक्सटेंशन था भाषण। जी बिल्कुल, आपको तमाम एजेंडा वही था, तमाम मुद्दे वही थे, तमाम तेवर वही थे। जी लेकिन सत्ता पक्ष को मुझे लगता है कि इतना इस पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। उसके दो कारण हैं। जी एक तो राष्ट्रपति के अभिभाषण, जैसे देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि भाषण संसदीय कम था, राजनीतिक ज्यादा था, जी या थोड़ा और इसको माइल्ड वे में कहे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर केंद्रित नहीं था। जी लेकिन जिन अनुराग सिंह ठाकुर ने सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की, उनका भाषण कहां केंद्रित था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर? तो अगर आपने शुरुआत खेल की इस तरह से की है, तो खेल फिर उसी अंदाज में खेला भी जाएगा जवाब। दूसरा, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज जो राहुल गांधी के तेवर थे वो T20 अंदाज में थे। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो शैली में बात कर लेते हैं। जी लेकिन ये संसद 5 साल चलेगी, आपको सब कुछ ठीक रहा तो, यानी 5 डे टेस्ट मैच है। जी उसकी और इसकी शैली अलग अलग होती है। तो क्या राहुल गांधी अपने तेवरों को, अपने आक्रामक लहजे को, और मुद्दे भी थे, जी उनको बरकरार रख पाएंगे? ये देखना होगा। अब आपका सवाल कि हम 5 साल क्या उम्मीद करें? अगर ये ट्रेलर है तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगले 5 साल संसद कैसे चलने वाली है। जी विपक्ष इस बात का एहसास कराने में डे 1 से, यानी 24 जून से, जब से विशेष सत्र शुरू हुआ है, एक बार भी नहीं चुका है कि अब हम कमजोर नहीं है जी और आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। जी तो जब इस सोच के साथ संसद की शुरुआत हुई है, तो आने वाले 5 सालों में मुझे लगता नहीं कि इसे आसानी से बचा जा सकेगा, कि टकराव लगातार बढ़ता जाएगा। जी तो राजकुमार जी, अब जो बिंदु है वो बिंदु यह है कि आज राहुल गांधी का भाषण पूरा होने दिया गया। बीच में मंत्री, प्रधानमंत्री उठे, अपना हस्तक्षेप दिए, पर उसके बावजूद भी भाषण की निरंतरता को बाधित नहीं किया गया। क्या मानते हैं इसे? क्या माना जाए कि संसद, जिसके संदर्भ में परिकल्पना रही है कि यहाँ संवाद होना चाहिए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, आज उसका स्वरूप था जहां आपत्ति के लायक लगा अपनी आपत्ति व्यक्त की और उसके बाद भाषण चलने दिया गया। क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार का सुधी आचरण सत्ता पक्ष ने आज जाहिर किया, उन्होंने राहुल गांधी को भाषण देने से कभी नहीं रोका, आपत्ति जताई, उनसे माफी की मांग की, उनके भाषण का हिस्सा विलोपित करने के अध्यक्ष से आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी को बोलने दिया? क्या विपक्ष भी उस गरिमा का आचरण का प्रदर्शन करेगा, ऐसी कोई उम्मीद आपको दिखती है? या जो गरिमा आज सत्ता पक्ष ने दिखाई वैसी उम्मीद आपको विपक्ष से नहीं है? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को बोलने दिया। जिन मुद्दों पर आपत्ति उसको हो सकती थी, उनकी नजर में जायज थी या नियमानुसार थी, वो उन्होंने दर्ज कराई। जी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भूपेंद्र यादव ने जो आपत्ति दर्ज कराई नियमों को लेकर, वो तो ठीक है, जी। लेकिन बाकी मंत्रियों को बजाय बीच में सफाई देने के अंदाज में बार बार आपत्ति दर्ज कराने के बजाय, जब अपने बोलने की बारी आती तब अपनी सारी बातें तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ और आक्रामक लहजे के साथ उनकी चॉइस से कर देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को 2 बार खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री को इस चर्चा का जवाब देना है और उनके पास पर्याप्त समय होगा। एक एक बिंदु पर वो अपनी जो उनकी शैली है, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की भाषण शैली का कोई जवाब नहीं है, तो उस समय दे सकते थे, उस समय जवाब दे सकते थे। लेकिन मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी एक आने वाले खतरे की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। वो एक भाषण दिया था कभी राहुल गांधी ने, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। भाषण किसी और का था, संदर्भ कुछ और था, पर उतना हिस्सा क्या गजब के तरीके से पूरे देश में चला और लोगों ने यह मान लिया कि राहुल गांधी की बौद्धिक समझ इतनी है कि ये व्यक्ति कह रहा है इधर से आलू डालो, उधर से सोना भर के निकल जाएगा। अब आज शाम से सोशल मीडिया पर लगातार क्लिप चल रही है हिंदू समाज के संदर्भ में, जिसमें राहुल गांधी के हवाले से ये बताया जा रहा है हिंदू समाज हिंसक है,
आतताई है, क्या कहते हैं, बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तब खतरा पैदा हो जाता है। उतना हिस्सा लगातार वायरल हो रहा है। कैसे निपटेगी कांग्रेस, कैसे बचाएगी अपने नेता को डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आप? हमें अपने नेता को बचाने की जरूरत नहीं है। हमें जनता की सीट मिल चुकी है, जनता के वोट मिल चुके हैं। और मुझे लगता है राहुल जी वो जो पीआर, प्रोपेगेंडा, आईटी सेल करोड़ों रुपए खर्च करके उनके खिलाफ जो नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, वो उसका पूरा का पूरा तमाचा इन्हीं को पड़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी आज पूरे इलेक्शन में देख लीजिए तो जो सबसे फेमस जो मीम हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष के समर्थक हो, चाहे विपक्ष के समर्थक हो, चाहे न्यूट्रल हो, उन्होंने कहा कि पापा वॉर रुकवा दी। तो मुझे लगता है कि आज जितना निम्न स्तर की, जितनी निचली भाषा भारतीय जनता पार्टी के आरटी सेल से आ रही है, तो मुझे नहीं लगता। छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी कड़ी हूँ, पर मैं चौथी डिबेट में आ रही हूँ हिमांशु जी, और इससे पहले की जो तीनों की डिबेट्स थी उसमें जब भी सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही कि सनातन का अपमान हुआ है, हिंदू का अपमान हुआ है, वहां एंकर ने रोक के उनको वही क्लिप दिखा दी कि ये जो हिंदू बनने का नाटक करते हैं, ये जो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है कि आज जब अगर मीडिया भी ऐसा दिखाएगा, और हमारा सोशल मीडिया उनसे बेहतर तो है ही, और आज जनता भी देख रही है कि राहुल गांधी ने उनके हर मुद्दों को उठाया है। आज नीट के बच्चे देख रहे हैं कि उन्होंने नीट की बात किया। आज अग्निवीर से व्यतीत युवा है जो 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट सेना में नौकरी करता है और बाहर हो जाता है, उसका भविष्य दांव पे है, वो देख रहा है कि राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं। किसान देख रहे हैं, मणिपुर देख रहा है कि राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं, और आज अगर हम ये कहें कि इन पे सनातन की इनकी कॉपीराइट नहीं है, सनातन पे इनका बपौती नहीं है, तो आज अयोध्या पे इनकी हार इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि धर्म का झंडा मुझे, मैं आपको फिर चेताता हूं, जिम्मेदारी बनती है ना मेरी, आप मेरे कार्यक्रम में तो चेता हूं। देखो, अश्विनी वैष्णव देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा है? उन्होंने कहा है आज राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताया है। उन्होंने ऐसा करके हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के कई नेता पहले भी हिंदू समाज के खिलाफ ऐसी बातें कह चुके हैं। राहुल गांधी ने इस तरीके से बातें करके नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को नीचा किया है। राहुल गांधी के इस बयान से पूरा देश दुखी है। पूजा जी, पूरे देश को दुखी कर दिया आपके नेता ने। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमको वोट मिल चुके हैं। आपको जितने भी वोट मिले हैं, सीट आपको 99 मिली है, और जिससे आपका मुकाबला है ना, उसको 241 मिली है। क्या 241 के मुकाबले 99 सीट आने से संतुष्ट हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी? तो फिर कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज जब राहुल जी ने कहा कि हम आपको अगली बार गुजरात में हराएंगे, तो मैं इस बात को पूरी कन्विक्शन के साथ कहती हूँ कि हम अपने नेता के पीछे खड़े हैं, जो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा। आज सबसे बड़ी बात देखिए, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी के उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो मैं नहीं जाऊंगी। जो सबसे शानदार बात हुई है आज के जो सदन में चर्चा पे हुई है कि जब नरेंद्र मोदी जी को 2 बार उठना पड़ा और उन्होंने ये बात कहा कि हिंदू धर्म को हिंसक कह रहे हैं, तो उस वक्त जब राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू धर्म नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्ट चेक, सबसे बड़ा कमबैक राहुल गांधी ने सदन के फ्लोर पर ही दे दिया, उनको उसी वक्त चुप करा दिया। तो मुझे लगता है कि जनता इस ढोंग को, इस फरेब को बहुत आसानी से देख लेगी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो पूजा त्रिपाठी जी कमोबेश उतनी ही आनंदित हैं जितने आनंदित भीष्म हो गए थे जब कृष्ण ने ये प्रण ले रखा था कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, और अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया भीष्म के मुकाबले में कि आखिरकार कृष्ण को अपना हथियार उठाना पड़ गया। क्या आज नरेंद्र मोदी जी का उठ जाना वाकई इतनी बड़ी घटना है? मेरे साथ में रजनी सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। रजनी जी बताएं, राहुल गांधी के भाषण पर 2 बार उठ गए प्रधानमंत्री जी, क्या कहते हैं आप रजनी जी? देखिए द्विवेदी जी, जिस नेता का और जिस पार्टी का हिंदुओं के प्रति जो भाव रहा है, उनके जो भाषण रहे हैं, कभी बोको हराम से इसकी तुलना की गई है, कभी आईएसआई से की गई है। मंदिर में जाते हैं तो मजे मौज करने के लिए जाते हैं, जैसे बयान इनके आया है तो इनसे कोई उम्मीद तो की नहीं जा सकती। और अभी
ये पूरा देश नहीं विश्व चुनाव जीत गए हैं। इनके 99 सीट आए हैं और 15 बार शानदार, 10 साल तो इनको विपक्ष का नेता नहीं मिला। इस बार कितने दिन तक के लिए जो 2-4 लोग इनके साथ में है विपक्ष का नेता के रूप में मिल गए हैं, तो इनको लग रहा है कि हम जो बोले, जैसा बोले, सबको सुनना पड़ेगा। माननीय मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यदि इनको इंटरप्ट किया है वो गंभीर मुद्दे पर किए हैं, इनके तुष्टिकरण पर किए हैं। और सदन में आप एलओपी हो, आप वो वाले नहीं हो कि जाकर के भूकंप आ जाएगा, मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरा माइक आज फिर बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर देवेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, विधानसभा के सचिव रहे हैं सम्माननीय छत्तीसगढ़ में, और वो सब जानते हैं कि रजनी जी थोड़ा मुद्दे पर आते हैं ना। राहुल गांधी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं रजनी जी। राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा का जिक्र किया और साथ में इस बात को लेकर सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी इतने समय के बाद भी मणिपुर नहीं गए, क्या वो मणिपुर को इसका देश का हिस्सा नहीं मानते? सवाल है, रजनी जी के पास जवाब है। किसान आंदोलन, 700 किसानों की मौतें और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, क्या वो रिपोर्ट की जल्द आने की उम्मीद करें? सवाल है। नीट परीक्षा जिसकी पवित्रता खंडित हुई है, अब इस पर संदेह नहीं रह गया, उसके संदर्भ में सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। क्या आपको लगता है रजनी जी कि इस बार प्रतिपक्ष आपको विषयों से पलायन नहीं करने देगा, बल्कि विषयों का सामना भी करना होगा और निर्णय भी लेने होंगे? रजनी जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। जी द्विवेदी जी, मैं आपके एक एक विषय पर थोड़ा थोड़ा विषय में अपना पक्ष रखता हूं। नीट से ही शुरू करता हूं। नीट की परीक्षा के बाद क्या सरकार उसमें गंभीरता से काम नहीं कर रही है? ये चर्चा कराए ना। हम तो चाहते हैं कि जो विषय देश के गंभीर विषय हैं, जो नीट का विषय हुआ है, उसमें माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री वो लगातार बयान दे रहे हैं। 8 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। उसमें कहां पर सरकार क्या ऐसा छुपा रही है, क्या घोटाला हुआ है, ये तथ्य रखे ना। पेपर लीक हुआ है, अभी जो तथ्य आ रहे हैं, सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी एजेंसियां कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी को बचा रही है क्या? दूसरी बात, आपने कहा कि मणिपुर निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय गृह मंत्री 2 बार 3 बार 4 बार आ चुके हैं और लगातार प्रयास चल रहा है किस तरह की जो घटनाएं उसको रोक करके उस राज्य को ठीक किया जाए। बाकी जो इनका विषय है कि जो हिंदू के बारे में बोले, जो अग्निवीर के बारे में बोले, जीएसटी के बारे में बोले, वो तो 10 साल से बोल रहे हैं। आप अभी विषय चल रहा था, मैं हमारे एक्सपर्ट महोदय को सुन रहा था कि इस बार संख्या, अरे इनकी संख्या नहीं थी, 10 साल क्या किए हैं? जब भी लोकसभा चलता था, कोई विदेशी समाचार का कोई न्यूज छपता था, उसको लेकर के पूरा बाधित किया जाता था लोकसभा। तो अभी इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं। आप देखिएगा कल जब प्रधानमंत्री जी जब भाषण करेंगे और ये करेंगे, वो बीच में इंटरप्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ हल्ला नहीं करेंगे, बल्कि उसका बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे। तो इनकी तो जो 10 साल से दिख रहा है उसमें कोई सुधार आने वाला नहीं है। कोई सुधार आने वाला नहीं है, रजनी जी का कहना है। कल प्रधानमंत्री का भाषण है, क्या प्रधानमंत्री के भाषण को उस गरिमा के साथ सुनेगा विपक्ष? सवाल उठा रहे हैं रजनी जी, उत्तर कल ही मिलेगा। लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। आज की जो ये पूरी की पूरी चर्चा का क्रम संसद में रहा है, इसके संदर्भ में बार बार यह आपत्ति जताई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को कम कर दिया। वो खड़गे जी कुछ बोल देते, कुछ अग्रहण करते तो बता देते नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को आपने खत्म कर दिया। लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है आज। थोड़ा आप बताओ ना देवेंद्र वर्मा जी, ये सबसे काला दिन उसी दिन क्यों हो जाता है जिस दिन भी प्रतिपक्ष कुछ कर देता है? नहीं, देखिए, काला दिन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है। निश्चित तौर पर बोलते समय उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है, लेकिन उनको इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल वही बोले जो कि सत्ता पक्ष चाहता है, या कोई दूसरा विधायक चाहता है, या कोई दूसरा मंत्री चाहता है, या इवन अध्यक्ष चाहते हैं। केवल वही बोले। जैसा कहा जाता है कि प्रश्न का उत्तर जैसा मंत्री चाहता है वैसा देता है, वैसा नहीं देता। जैसा कोई सदस्य चाहता है वैसा उत्तर नहीं देता। इसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष एक बहुत गरिमामय पद है, ये पूरे प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए उन्होंने
कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि आज का दिन काला दिन हो, ये नहीं है। ये एक पॉलिटिकल गेन का पहला दिन था राहुल गांधी का, और निश्चित तौर पर उन्होंने गेन किस प्रकार से किया जाए और उनके जो दूसरे साथी दल हैं उनके नेताओं को कैसे कॉन्फिडेंस पे लिया जाए। उन्होंने आज ये भी शो कर दिया कि मैं केवल कांग्रेस का नहीं हूं, मेरा जितना ये इंडिया गठबंधन है इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ, इसलिए मैं जो जैसा ये चाहते हैं मैं वैसा ही काम करूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, सबका सम्मान करते हो। तो उन्होंने तो निश्चित तौर पर जितने फायदेमंद वो उनका काम हो सकता था वो उन्होंने किया। अब ना जितना वो उस भूमिका के अंदर अपने आप को प्रभावी रूप से देश के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते थे, सहयोगियों के बीच प्रस्तुत कर सकते थे, वो काम उन्होंने किया। और उसमें जोड़ने वाली बात है, अयोध्या से जीत कर आए, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र थे, वो उनकी पार्टी के नहीं है, समाजवादी पार्टी के हैं, पर उन सांसद को अपने साथ बिठाए हुए थे संदेश देने के लिए। तो राजकुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहते हैं, भाजपा ने राहुल गांधी को ठीक से तैयार कर दिया भाई? जिस राहुल गांधी को अनाड़ी 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 बताती थी भाजपा, इतना ठोक पीट दिया है, जैसे आपने कहते ना कि ठोक ठोक कर, तो राहुल गांधी अब मंजे हुए खिलाड़ी में तब्दील हो गए, क्या कहते हैं, या जल्दबाजी होगी इस निष्कर्ष पे पहुंचना? हिमांशु जी, दो बातें जरूर कहनी पड़ेंगी कि पहले 5 साल 2014 से 19 तक राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई या बिगाड़ी गई, और उसके बाद 19 के बाद जब राहुल गांधी ने तय किया कि मुझे अपनी छवि जो बनाई जा रही है, बिगाड़ी जा रही है, उसको दुरुस्त करके पेश करना है, तो राहुल गांधी जो हमने आज देखा या इन चुनावों के दौरान देखा, वो राहुल गांधी बनाने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने शायद एक हद से आगे जाकर के उनको निशाना नहीं बनाया होता, उन पर आक्रमण नहीं किया होता हर तरह से, तो शायद राहुल गांधी जो एक अलग तरह की सुविधा की राजनीति, अपनी अनुकूलता के हिसाब से राजनीति करने वाले राजनेता माने जाते थे, वो शायद इतने आक्रामक राजनेता के तौर पर सामने नहीं आते भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान और आज एलओपी के तौर पर अपने भाषण। तो आज राहुल गांधी की जो छवि हमने देखी, उसका काफी कुछ क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के मंत्रियों को जाता है, जिन्होंने ये केंद्र प्रकार, एक एग्जाम्पल आपने दिया अभी आलू से चिप्स और सोना उगलने वाला, तो इस तरह से शायद छवि बिगाड़ी गई। तो आपने कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं पुश टू द वॉल, तो राहुल गांधी के पास कुछ चारा ही नहीं बचा कि पलट के आक्रमण करें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। दूसरी बात, राहुल गांधी जिनको अक्सर बीजेपी पप्पू नहीं कहती थी, उनकी पार्टी के अंदर G23 करके गुट बना, गुलाम नबी आजाद में उसके अगुवा थे, उन सबने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, और लगभग 2 साल बाद हम देखते हैं कि उन राहुल गांधी को 26 या 25 अपोजिशन पार्टीज का जो गठबंधन है इंडिया, उसने अपना नेता मान लिया। तो राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, छवि भी सुधरी है और देश की समस्याओं को लेके, सामाजिक परिस्थितियों को लेके समझ भी सुधरी है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि आज वो T20 के अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लोकसभा 5 साल चलेगी, सब कुछ ठीक रहा तो टेस्ट मैच की शैली में खेलना पड़ेगा, आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी एक प्रभावी वक्ता के तौर पर तो आज दिखाई दे दिए, पर क्या उनके नेतृत्व में विपक्ष एक आज्ञाकारी श्रोता की भूमिका भी निभा पाएगा? अगर निभा पाएगा तो इस देश के लोकतंत्र के संदर्भ में हमारा विश्वास कहीं ज्यादा मजबूत हो पाएगा, संसद से संवाद की उम्मीद बढ़ेगी, और अगर संवाद होगा तो उन कानूनों के संदर्भ में एक गंभीर विमर्श अब भविष्य में हम होते हुए देख पाएंगे, जिसका एक लंबे समय से अभाव इस देश में महसूस किया जा रहा था। क्या राहुल गांधी इस संयम का परिचय आने वाले समय में देंगे? T20 से टेस्ट क्रिकेट तक की यात्रा के संदर्भ में राजकुमार सिंह जी अगर एक आशंका या उम्मीद दोनों जता रहे हैं, तो इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। देखिए, इतना तय है कि संसद में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, और इस चर्चा पर चर्चा करने के लिए आप जो चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका हृदय से आभार। समय है अब आज के नजरिए का। चर्चा के तहत हमने बात की किस पर? बात की संसद में राहुल गांधी के भाषण पर आज
जिस नजरिए पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद हूं वो विषय नीट परीक्षा के संदर्भ में। इस देश में लाखों सपने देखने वाले ऐसे हैं जो एक बेहतर चिकित्सक के तौर पर अपना भविष्य देखते हैं और उस भविष्य की नींव नीट परीक्षा के माध्यम से पड़ती है। नीट परीक्षा के तहत तकरीबन 34 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्र में गए थे। बड़ी बेसब्री से उस परीक्षा के परिणाम का उन्होंने इंतजार किया था, पर परिणाम आने के साथ में इस देश में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या वाकई इस परीक्षा की निष्पक्षता रही थी, क्या इस परीक्षा की गोपनीयता रही थी। 720 में से 720 अंक पाने वालों की लंबी सूची थी। आशंकाओं के संदर्भ में जब बाजार सरगर्म हुआ तो सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया गया कि किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ था। लेकिन समय गुजरने के साथ अब यह सामने आ चुका है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई थी। अब वो गोपनीयता कुछ दर्जन छात्रों के बीच में ही भंग हुई थी, सैकड़ों के बीच भंग हुई थी, हजारों के बीच भंग हुई थी या लाखों के बीच भंग हुई थी। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि नीट परीक्षा के अंतर्गत जिस गोपनीयता की अपेक्षा थी, जिस पवित्रता की अपेक्षा थी, वह नहीं रही। अब ऐसी परिस्थिति में क्या इस परीक्षा के परिणामों को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जा सकता है? और क्या इसके संदर्भ में फैसला लेने के लिए केवल अदालत की ओर ही रुख किया जा सकता है? अगर इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में हर फैसला अदालत के स्तर पर ही आना है तो फिर सरकार या बाकी व्यवस्थाओं की जरूरत ही क्या है? जब नीट परीक्षा के संदर्भ में ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि नीट परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्र बाकायदा पहले सुनियोजित तरीके से आउट हुए थे, तो क्या इस परीक्षा को निरस्त नहीं कर दिया जाना चाहिए? अतीत में इस देश में अनेक उदाहरण ऐसे रहे हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं के परीक्षा के संदर्भ में जब कोई प्रश्न पत्र आउट हो जाता था, सावधानी से कहीं चूक हो जाती थी या किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बनकर वो प्रश्न पत्र आउट कर दिया जाता था, तो वो परीक्षा तुरंत निरस्त हो जाती थी। उस दौर में निरस्त हो जाती थी जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, जब व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों तक तुरंत आदान प्रदान संदेश का नहीं हो जाता था, तब भी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती थी। और अब जब तकनीक के चलते मिनटों में इधर से उधर जानकारियां पहुंचाई जा सकती हैं, और ऐसे में जब यह स्पष्ट आ गया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कई घंटों पहले परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया गया, उपलब्ध ही नहीं करा दिया गया बल्कि उनको रटा भी दिया गया, तो उसके बाद सरकार इस पर फैसला लेने के लिए इंतजार क्यों कर रही है? क्यों अदालत के माध्यम से ही इस पर निर्णय चाहा जा रहा है? सरकार को इसलिए चुना जाता है कि वो जनहित में खुद फैसले ले। नीट परीक्षा के संदर्भ में फैसले का समय आ गया है। मेरा नजरिया है नीट परीक्षा के संदर्भ में सरकार को फैसला लेना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा का कार्यक्रम देना चाहिए। क्या सरकार इस नजरिए के अनुसार कोई कदम उठाएगी? इंतजार करेंगे। तो बहरहाल समय अब इजाजत का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा